Assalamu alaikum, dear viewers. This is me, Muhammad Asif Zib, and today I am going to discuss about a disorder which is related to hemostasis, and that disorder is known as hemophilia. Dear viewers, जैसे हमने पिछले लेक्चर में हेमोस्टेसिस के बारे में पढ़ा था कि हेमोस्टेसिस वो कंडीशन है, वो प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी ब्लड को क्लॉट करती है और जहां से हेमोरेजिस हुई है, जहां पर ब्लीडिंग हो रही है, उसको स्टॉप करती है। तो अगर सिंपल अल्फाज में हम हेमोस्टेसिस को डिफाइन करें कि हेमोस्टेसिस वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी ब्लड को अपने स्टैटिक पोजीशन में रखती है, मतलब अपने फ्लो में मेंटेन रखती है। जो नॉर्मल फ्लो है ब्लड का वो मेंटेन हो, चाहे कोई भी कंडीशन हो। मीन्स कि अगर ब्लीडिंग हो गई तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना ताकि ब्लड लॉस ना हो। फिर इसके बाद फिब्रिन क्लॉट्स का बनना और उन क्लॉट्स को फिर रिमूव करना और जो हेमरेज साइड है उसको दोबारा रिपेयर करना। ये पूरे के पूरे प्रोसेस, इसको हम कहते हैं हेमोस्टेसिस। अब अगर इस प्रोसेस में एक भी चीज डिफिशिएंट हो गई, फॉर एग्जांपल लेट्स और प्लेटेट कम हो गए, अगेन हेमोस्टेटिक विल बी डिस्टर्ब, और जो बैलेंस है हेमोस्टेसिस का वो मेंटेन नहीं रहेगा। इसी तरह अगर क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी है तो अगेन हेमोस्टेसिस विल बी डिस्टर्ब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो कोगुलेशन कैस्केड है, उसमें एक फैक्टर डिफिशियंसी की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता और उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं हेमोफीलिया। तो व्हाट इज हेमोफीलिया? हेमोफीलिया बेसिकली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसमें बॉडी की एबिलिटी कि वो ब्लड को क्लॉट करे या कोगुलेशन हो पाए, वो एबिलिटी बॉडी लॉस कर जाती है। तो इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं हेमोफीलिया। अब ब्लड की ये एबिलिटी कि वो कोगुलेशन ना कर सके या ब्लड को क्लॉट ना कर सके, ये किस वजह से है वो डिस्कस करेंगे हम आगे में। लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि हेमोफीलिया कब डिस्कवर हुआ और इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हेमोफीलिया फर्स्ट जो क्वीन विक्टोरिया है उसमें ये डायग्नोज हुआ था, और किंग विक्टोरिया बेसिकली एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं इंग्लैंड में। तो शुरू में ये ख्याल होता कि हेमोफीलिया रॉयल फैमिली की डिजीज है, क्योंकि ये डिजीज सिर्फ रॉयल फैमिली में ही डायग्नोज हुई थी, इसके अलावा कहीं और पे नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब डायग्नोसिस हो गई तो हेमोफीलिया न सिर्फ रॉयल फैमिली में डायग्नोज हुई बल्कि और फैमिलीज में भी ये हेमोफीलिया डायग्नोज हुई। तो इसलिए उन्होंने ये फिर डिसाइड किया कि हेमोफीलिया न सिर्फ रॉयल फैमिली के डिसऑर्डर है बल्कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, किसी भी फैमिली में ये पाई जा सकती है। चूंकि इनहेरिटेड है इसलिए जो रॉयल फैमिली थी उसमें ये कंसंट्रेशन उसकी या परसेंटेज उसकी हाई थी। अब दूसरी जो फैमिली, चूंकि उसमें भी एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, तो दूसरे फैमिली में भी इसकी परसेंटेज फिर आ गई हाई। तो इसलिए उन्होंने ये चीज फिर हटा दी कि ये एक रॉयल फैमिली की डिसऑर्डर है, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो कि फैमिलीज में पाई जाती है। इसको हम कहते हैं हेमोफीलिया। नाउ हेमोफीलिया जो जस्ट रिमेंबर कि हेमोफीलिया एक रेयर डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है। लेकिन जब हम हेमोस्टैटिक एब्नॉर्मलिटीज की बात करते हैं तो ये इसमें कॉमन है, लेकिन ये इसको हम कहते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन। लेकिन फिर भी इतना रेयर है कि तकरीबन 10,000 इंडिविजुअल्स में या 10,000 बर्थ जब होती है तो उसमें 1% जो एक इंडिविजुअल होगा वो हेमोफीलिया का हो सकता है। यानी इसकी अकरेंस 10 बर्थ अगर हो रही है तो उसमें एक इंडिविजुअल ये हेमोफीलिया का होगा। हेमोफीलिया के टाइप्स भी है, हेमोफीलिया ए, हेमोफीलिया बी और हेमोफीलिया सी। जो बी है वो बहुत ही ज्यादा फिर ए से भी ज्यादा रेयर है, और जब 50,000 बर्ड्स होते हैं तो उनमें एक इंडिविजुअल हेमोफीलिया बी का होता है। अब ए, बी और सी इसमें क्या डिफरेंस है, वी विल डिस्कस इट।
So there are three main types of hemophilia: hemophilia A, hemophilia B और hemophilia C. Hemophilia A ये फैक्टर 8 की डिफिशियंसी की वजह से होती है और उसकी परसेंटेज 80% केसेस में हीमोफीलिया ए होता है। मींस कि अगर हम हीमोफीलिया ए को 100% माने तो उसमें 80% हीमोफीलिया ए के डिसऑर्डर्स के इंडिविजुअल्स होते हैं, 20% हीमोफीलिया बी के होते हैं और ओनली 10% या 5% जो कि बहुत ही रेयर है ये हीमोफीलिया सी। तो हीमोफीलिया ए ये फैक्टर 8 की डिफिशियंसी की वजह से होती है। हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज भी कहते हैं क्योंकि फैक्टर 9 को हम क्रिसमस फैक्टर कहते हैं और जब फैक्टर 9 की डिफिशियंसी होगी तो इसको हम क्रिसमस डिजीज कहते हैं। तो फैक्टर 9 की डिफिशियंसी अगर हो तो उसको हम कहते हैं हीमोफीलिया बी जो इसकी परसेंटेज 20% है। जबकि हीमोफीलिया सी फैक्टर 11 की डिफिशियंसी अगर हो एक इंडिविजुअल में तो हम उसको कहते हैं हीमोफीलिया सी। डियर व्यूअर्स, हमने कोगुलेशन फैक्टर्स पढ़े थे इससे पहले कोगुलेशन कैस्केड में कि कोगुलेशन फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो कि इनएक्टिव ज़ाइमोजेंस है बेसिकली हमारे बॉडी में, और ये इनएक्टिव ज़ाइमोजेन जब एक्टिवेट होते हैं तो फिर ये एक्टिवेटेड फैक्टर वो जस्ट लाइक एक्ट करते हैं एक एंजाइम की तरह। तो जो फैक्टर 8 है, फैक्टर 9 है और फैक्टर 11 है, इनकी डिफिशियंसी को अगर हो तो हम उसको हीमोफीलिया कहते हैं और उसको फिर हम सब टाइप करते हैं लाइक फैक्टर 8, फैक्टर 9 और फैक्टर 11। फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की डिफिशियंसी ये दोनों डिसऑर्डर जो है ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, जबकि हीमोफीलिया सी जो है ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है। जबकि ए और बी जो हीमोफीलिया है ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, जबकि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर नहीं है। हीमोफीलिया के अगर हम जेनेटिक्स के बारे में देखें तो हीमोफीलिया जैसे हमने कहा कि ये एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर का मतलब ये है कि इसका जो जीन पाया जाता है वो एक्स क्रोमोसोम पे है। एक और चीज कि एक्स क्रोमोसोम पे G6PD डिफिशियंसी जो G6PD का उसका जीन भी एक्स लिंक वो भी डिसऑर्डर है, G6PD डिफिशियंसी एनीमिया। फैक्टर 8 का जो जीन है वो G6PD का जो जीन है उसके बिल्कुल करीब करीब है। तो फैक्टर 8 चूंकि एक्स लिंक डिसऑर्डर है इसलिए ये मेल में ज्यादा पाया जाता है बनिस्बत फीमेल के, क्योंकि मेल में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है जबकि फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम है। तो इसलिए मेल में इसकी परसेंटेज हाई बनिस्बत फीमेल की। और हीमोफीलिया ए जो है वो वॉन विलिब्रांड के बाद मीन्स कि वॉन विलिब्रांड इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इन हीमोस्टैटिक एब्नॉर्मलिटीज। और फिर इसके बाद है हीमोफीलिया। अगर हम देखें तो हमारे पाकिस्तान में भी हीमोफीलिया की परसेंटेज हाई है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो फैमिलीज में चूंकि कजन मैरिजेस ज्यादा हैं तो इसलिए हीमोफीलिया की परसेंटेज भी हाई है एज कम्पेयर टू अदर एब्नॉर्मलिटीज। लाइक जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं इन पाकिस्तान तो कॉमन है, क्योंकि कजन मैरिजेस की वजह से। तो हीमोफीलिया की अगर जेनेटिक्स के बारे में हम देखें कि अगर एक इंडिविजुअल है वो हीमोफीलिक है और फीमेल हीमोफीलिक नहीं है तो उसके बच्चे में फिर परसेंटेज क्या होगी, ठीक है। तो मुख्तलिफ केसेस हम डिस्कस करते हैं लाइक दिस वन कि अगर एक मदर कैरियर है और फादर अनएफेक्टेड है। कैरियर मदर का मतलब यह है कि इसमें एक जीन नॉर्मल है और एक जीन एबनॉर्मल है, मीन्स कि वो हीमोफिलिक जीन है। जबकि मेल जो है वो अनएफेक्टेड है, मीन्स कि मेल बिल्कुल ठीक है लेकिन फीमेल सिर्फ कैरियर है। कैरियर मदर वो मदर होती है जो इसको खुद तो डिजीज नहीं होता बट शी कैन ट्रांसमिट द डिजीज, शी कैन कैरी द डिजीज, तो उसको हम कहते हैं कैरियर। अब ये इस फीमेल को हीमोफीलिया क्यों नहीं, हालांकि इसमें हीमोफिलिक जीन तो मौजूद हैं जैसे एक्स क्रोमोसोम। तो रिमेंबर कि फीमेल में चूंकि 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं लेकिन इन एक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम जो है वो डिफिशिएंट होता है, मींस कि एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव होता है जबकि एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिव होता है और एक इनएक्टिव।
तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लॉ ऑफ लॉयनाइजेशन, मीन कि एक एक्स क्रोमोसोम एक्टिव जबकि दूसरा इनएक्टिव। तो फीमेल के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं कि वो एक एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव करते हैं, लेकिन मोस्टली जो इन्फेक्टेड एक्स क्रोमोसोम होता है इसको इनएक्टिव करते हैं, जबकि जो बिल्कुल ठीक एक्स क्रोमोसोम है वो एक्टिव होता है। इसलिए इन इंडिविजुअल्स में, इन फीमेल्स में डिजीज अपीयर नहीं होता, तो ये साइलेंट ही रहता है। तो इसलिए ये कैरियर हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये एक्स क्रोमोसोम ट्रांसमिट हुआ और उसके जो बच्चे प्रोड्यूस हो गए और उसमें मेल है तो वो मेल इफेक्टेड होगा फिर। तो अगर हम इसके जो ऑफस्प्रिंग है उसको देखें तो ऑफस्प्रिंग में जो फीमेल होगी एक, वो अनइफेक्टेड होगी, एक फीमेल कैरियर होगी, एक जो उसका बेटा होगा वो अनइफेक्टेड होगा, जबकि एक बेटा हीमोफिलिक होगा। तो अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि 50% जो इंडिविजुअल्स होंगे, 50% वो बिल्कुल नॉर्मल है, 35% ये कैरियर हैं, जबकि 25% ये इफेक्टेड सन होंगे। ये एक दूसरा केस है कि अगर एक फीमेल है वो अनइफेक्टेड है और उसके जो हस्बैंड है वो इफेक्टेड है, मीन्स कि हीमोफिलिक है, तो उसके ऑफस्प्रिंग कैसे होंगे। तो अगर हम देखें कि दो जो डॉटर होंगे उसके, यानी 50% जो डॉटर होंगे वो कैरियर होंगे, जबकि उसके जो बेटे होंगे वो अनइफेक्टेड होंगे, क्योंकि अगर वाई इस एक्स के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, तो अनइफेक्टेड सन उसके होंगे। तो ये एक दूसरा केस है। तीसरा सिनेरियो क्या है कि फीमेल कैरियर है जबकि फादर जो है वो हीमोफिलिक है। तो उसके अगर ऑफस्प्रिंग को हम देखें तो एक जो डॉटर होगी वो कैरियर, एक डॉटर हीमोफिलिक, एक सन अनइफेक्टेड, जबकि एक सन हीमोफिलिक होगा। तो ये एक तीसरी सिनेरियो है कि अगर एक कैरियर है और दूसरा हीमोफिलिक फादर है। मदर हीमोफिलिक है और फादर भी हीमोफिलिक है, तो उसके जितने भी बच्चे होंगे, अगर हम इनको देखें तो जितने भी बच्चे इनके होंगे वो हीमोफिलिक होंगे। तो दिस इज बेसिकली द ड्रॉबैक्स ऑफ कजन मैरिजेस। मदर अगेन हीमोफिलिक है, फादर अनइफेक्टेड है, तो अगर मदर इफेक्टेड होगी तो उसके जितने भी बेटे होंगे वो सारे के सारे हीमोफिलिक होंगे, जबकि सारे के सारे जो उनके डॉटर होंगे वो सारे के सारे कैरियर होंगे। तो ये एक और सिनेरियो है। अच्छा, अब इस जेनेटिक का फायदा क्या है कि या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम जेनेटिक के बारे में पढ़ते हैं कि एक कैरियर और एक इफेक्टेड या दोनों कैरियर या दोनों इफेक्टेड है, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है कि वेरी रेयरली अगर इज बोर्न विद हीमोफीलिया, दिस कैन हैपन इफ हर फादर हैज हीमोफीलिया एंड हर मदर इज अ कैरियर। फीमेल who are carriers usually have enough clotting factor from their one normal X chromosome to prevent serious bleeding problem, जिसको हम कहते हैं कि कैरियर है। और हमने इसको ये जो रीजन दी कि चूंकि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं और दोनों एट ए टाइम एक्टिव नहीं होते हैं, बल्कि एक एक्टिव दूसरा इनएक्टिव। लेकिन फीमेल की जो सेल्स है वो क्या करती हैं, जो इफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम है जिसमें हीमोफिलिक जीन डिफिशिएंट है, उनको इनएक्टिव कर देते हैं, और जो एक बिल्कुल एक्स क्रोमोसोम जो नॉर्मल है वो प्रोड्यूस करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, तो इसलिए इसमें सीरियस क्लॉटिंग एब्नॉर्मलिटी नहीं हो पाती। नाउ हीमोफीलिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया कि ऑन द बेसिस ऑफ सिविरिटी अगर हम हीमोफीलिया को क्लासिफाई करना चाहते हैं तो उसमें हम 3 कैटेगरी में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। माइल्ड हीमोफीलिया, मॉडरेट हीमोफीलिया और सीवियर हीमोफीलिया। तो माइल्ड हीमोफीलिया वो होगा जिसमें जो फैक्टर 8 की अगर हम परसेंटेज देखें तो उसमें 50 to 30% अगर फैक्टर 8 नॉर्मल हो तो ये इंडिविजुअल माइल्ड हीमोफीलिया का होगा।
लेकिन अगर परसेंटेज 1 to 5% तक है फैक्टर 8, तो फिर इसको हम कहेंगे मॉडरेट हीमोफीलिया। लेकिन अगर 1% से भी फैक्टर 8 या फैक्टर 9 या फैक्टर 11 वो कम होगा तो उसको हम कहते हैं सीवियर हीमोफीलिया। तो मीन्स कि यहाँ पर फैक्टर 8 या फैक्टर 9 या फैक्टर 11 सिरे से मौजूद ही नहीं है, बहुत ही कम परसेंटेज में है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सीवियर हीमोफीलिया। ये एक हेमोस्टेसिस है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल हेमोस्टेसिस की जब भी इंजरी हो जाती है तो उसमें प्लेटेट एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स इसकी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, क्योंकि प्लेटेट कुछ फैक्टर प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमने हेमोस्टेसिस में पढ़ा कि वो सेरोटोनिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल कंस्ट्रक्शन हो जाती है। इसी तरह मायोजेनिक रिस्पांस की वजह से भी ब्लड वेसल कंट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाते हैं उस अफेक्टेड एरिया में। तो प्लेटेट वहां पर प्राइमरी हेमोस्टेसिस की वजह से प्लग बना देते हैं और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए कोगुलेशन फैक्टर्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं और एक स्टेबल हेमोस्टेटिक प्लग बनाती हैं। और ये हमने हेमोस्टेसिस में इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। लेकिन व्हाट हैपेंड इफ फैक्टर 8 और फैक्टर 9 और फैक्टर 11 इज डिफिशिएंट, तो ये हमने कोगुलेशन कैस्केड में डिस्क्राइब किया था कि ये इंट्रिंसिक कोगुलेशन कैस्केड है, ये एक्सट्रिंसिक कोगुलेशन कैस्केड है, ये दोनों आपस में कंबाइन होती हैं तो ये एक कॉमन पाथवे बनाती हैं। अब फैक्टर 8 यहां पर है और फैक्टर 8 और फैक्टर 5 जो है इसको हम कहते हैं को फैक्टर्स। तो लेकिन अगर ये को फैक्टर डिफिशिएंट होंगे तो कॉमन पाथवे पर फर्दर प्रोड्यूस नहीं होंगी। जब कॉमन पाथवे प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारे पास जो फिब्रिन क्लॉट्स है वो नहीं बनेंगे। जब फिब्रिन क्लॉट्स नहीं बनेंगे तो जो प्राइमरी हेमोस्टेसिस है या प्राइमरी जो प्लेटेट प्लग है वो अनस्टेबल रहता है, जिसकी वजह से इजीली वो वॉश आउट हो सकते हैं, इसलिए ब्लीडिंग हो जाती है इन इंडिविजुअल में। तो व्हाट इज द मेन काज ऑफ ब्लीडिंग इन दिस इंडिविजुअल? सो द मेन काज ऑफ ब्लीडिंग इन दिस इंडिविजुअल इज दैट the secondary hemostasis, which is known as coagulation cascade, and the coagulation cascade produce stable fibrin clots. So that those stable fibrin clots cannot be produced. That's why hemostasis will be unstable and bleeding will be continuously occur in these individuals. Now, what are the clinical features of hemophilia? So the most dangerous clinical feature of hemophilia is जॉइंट्स ब्लीडिंग विच इज नोन एज हिम एरिथ्रोसिस। तो वो जॉइंट्स जो कि वेट बियरिंग जॉइंट्स होंगे उसमें ब्लीडिंग मोस्टली हो पाती है, लाइक नी जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स या एल्बो जॉइंट्स। तो ये जो साइट्स है दीज आर द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग वेयर हिम एरिथ्रोसिस अकर। और मोस्टली वो जॉइंट्स इफेक्टेड होते हैं जो कि वेट बियरिंग होते हैं, ठीक है। तो उसमें ब्लीडिंग हो जाती है और उस ब्लीडिंग की वजह से फिर मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। इसी तरह सब एक्यूट हीमोरेथ्रोसिस, तो सब एक्यूट हीमोरेथ्रोसिस डेवलप्ड आफ्टर रिपीटेड ब्लीडिंग इनटू द जॉइंट्स, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें ये एक नॉर्मल जॉइंट्स है, जबकि ये वो जॉइंट है जहां पर ब्लीडिंग हो पाती है। तो यहाँ पर चूंकि वेट बियरिंग जॉइंट है इसलिए यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और चूंकि फैक्टर 8 या फैक्टर 9 या फैक्टर 11 है नहीं तो यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस नहीं होते और यहाँ पर ब्लीडिंग होती रहती है। तो जब ब्लीडिंग होगी तो वहां पर ब्लड आएगा और ब्लड में हेमोग्लोबिन है और हेमोग्लोबिन में आयरन है। तो ये आयरन चूंकि हम कहते हैं कि फ्री हेमोग्लोबिन सॉरी और फ्री आयरन इज वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी, तो ये आयरन इस जॉइंट को आहिस्ता आहिस्ता रैप्चर करना शुरू कर देते हैं। तो जॉइंट आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाता है और उसकी जो मोबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है और यहां पर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। एक और चीज कि आयरन जब बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाता है तो प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि आयरन पर एक्यूमुलेट होता है फेरेटिन, और फेरेटिन पर जब बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो हीमोसेरेटिन बनाते हैं, और हीमोसेरेटिन इज आल्सो टॉक्सिक। तो यहां पर प्रोड्यूस होता है
हीमोसिडरोसिस यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती है। मींस कि हीमोसिडरिन की क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ जाती है और वो फिर जो टिश्यूज है उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो एक इन्फ्लेमेशन इनटू द जॉइंट्स बिकॉज ऑफ हीमोसिडरोसिस और ब्लीडिंग की वजह से, तो ये जॉइंट आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम इसको देखें कि ये एक नॉर्मल जॉइंट है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बोन्स आहिस्ता आहिस्ता रिजॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मोबिलिटी नहीं कर पाते। फिर एक और चीज है जिसको हम कहते हैं मसल ब्लीडिंग। तो मस्कुलर ब्लीडिंग अगेन इज अनदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन, और ब्लीडिंग जो सॉफ्ट टिश्यूज है उसमें ब्लीडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो मसल्स है उसके जो नॉर्मल फंक्शन है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से पेन, स्वेलिंग और मसल स्पेज्म, दीज आर द अदर कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोफीलिया। और जो साइड्स है जहां पर ब्लीडिंग होती है तो वो एब्डोमिनल है, जीआईटी ब्लीडिंग है, ठीक है, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग है। तो ये ब्लीडिंग्स भी इन पेशेंट्स में होती हैं। अब इस पिक्चर को अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, मस्कुलर ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है इन इंडिविजुअल्स में, और इसने इस जॉइंट को बिल्कुल डैमेज किया है और इसको हम कहते हैं हीमेरिथ्रोसिस। तो अगर इस जॉइंट को हम देखें तो ये स्विल हुआ है, यहां पर इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई है, और यहां पर क्या, ये मस्कुलर ब्लीडिंग है जिसने हेमाटोमा काज किया है। ये बोन डिस्ट्रक्शन की वजह से अगर हम देखें तो इसके जो बोन्स है, ये बोन, इसमें एब्नॉर्मलिटी शुरू हुई है और ये बोन डैमेज हुआ है। इसी तरह ये बोन्स अगर इनको हम देखें, इस इंडिविजुअल के पैर देखें तो इसके बोन टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। यहां पर हम देखें तो ये नर्व डैमेज की वजह से इसके जो इंडिविजुअल है, इस पेशेंट के हाथ यहां पर स्टक हो गए हैं इस पोजीशन में। तो दीज आर द कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हीमोफीलिया। नाउ लेफ्ट डायग्नोसिस ऑफ हीमोफीलिया, दैट हाउ वी कैन डायग्नोस patient of hemophilia. So we can have three approaches for the diagnosis of hemophilia patient. One is patient and family history. Remember कि family history is important. जब भी एक पेशेंट किसी क्लिनिशियन के पास आता है तो उससे हिस्ट्री पता करते हैं कि आपके और जो बच्चे हैं या आपके खानदान में ऐसा कोई केस पहले है कि नहीं है, तो उसकी पूरी डिटेल्स हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट से या उसके जो गार्डियन है उनसे। फिर इसके बाद हम कोगुलेशन बेस ऐसे करते हैं। कोगुलेशन बेस ऐसे आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा टेस्ट, और एक है डीएनए टेस्टिंग। तो ये तीन अप्रोचेस हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट जब भी इस कंडीशन में आपके पास आता है तो यू हैव टू इन्वेस्टिगेट सर्टेन टेस्ट विच आर नोन एज बेसलाइन टेस्ट लाइक कंप्लीट ब्लड काउंट। तो जब हम कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे तो इंडिविजुअल्स एच की नॉर्मल होगी या रिड्यूस होगी। अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो डेफिनेटली रिड्यूस होगी। टीएलसी नॉर्मल, डीएलसी नॉर्मल, प्लेटलेट काउंट नॉर्मल। फिर एक्सरे नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट्स और एंकल जॉइंट, इसकी एक्सरे यूजुअली परफॉर्म की जाती है ताकि इसमें डिफॉर्मिलिटी तो नहीं हुई। अगर डिफॉर्मिलिटी हुई है तो दिस इज वन अप्रोच टुवर्ड्स डायग्नोसिस ऑफ हीमोफीलिया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट, the most important test is clotting time. इन इंडिविजुअल में क्लॉटिंग टाइम प्रोलॉन्ग होता है, और क्लॉटिंग टाइम इसलिए प्रोलॉन्ग होता है क्योंकि फिब्रिन क्लॉट्स नहीं बनते, जिसकी वजह से जो क्लॉटिंग टाइम है वो प्रोलॉन्ग ही रहता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम इन इंडिविजुअल्स का नॉर्मल होता है, क्योंकि अगर हम देखें प्रोथ्रोम्बिन टाइम इसलिए नॉर्मल है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम, रिमेंबर प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम एक्सट्रिंसिक पाथवे को चेक करने के लिए प्रोथ्रोम्बिन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि जो एक्सट्रिंसिक पाथवे वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक पाथवे में फैक्टर 7 है और फैक्टर 7 इन इंडिविजुअल्स में नॉर्मल है, इसलिए इन इंडिविजुअल्स में प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल रहता है। इन इंडिविजुअल में एपीडीटी जो वो प्रोलॉन्ग होती है, और एपीडीटी को में हम इंट्रिंसिक पाथवे को चेक करने के लिए एपीडीटी परफॉर्म करते हैं।
तो अगर हम देखें इंट्रिंसिक पाथवे कॉमन पाथवे तक ही है, यानी फैक्टर 10 तक। तो इन इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि चूंकि इन इंडिविजुअल में फैक्टर 8 मौजूद नहीं होता, इसलिए एक्सट्रिंसिक पाथवे कंप्लीट नहीं हो पाती। जब एक्सट्रिंसिक पाथवे कंप्लीट नहीं हो पाती, इसलिए इन इंडिविजुअल्स में एपीटीटी या एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम ये प्रोलॉन्ग ही रहता है। अगर हम एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखें तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में चूंकि फैक्टर 7 पर फैक्टर 10 को एक्टिवेट करती है और फैक्टर 10 पर थ्रोम्बिन को और थ्रोम्बिन पर फिब्रिन क्लॉट्स बनाता है, तो ये पाथवे बिल्कुल नॉर्मल होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें कि एक्सट्रिंसिक पाथवे यहां से लेकर यहां तक हमें जो फैक्टर जो डिफिशिएंट होंगे तो वो हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो चूंकि इसमें फैक्टर 8 डिफिशिएंट है, तो इसलिए ये पाथवे आगे नहीं जाती और फिब्रिन क्लॉट नहीं बनता, जिसकी वजह से एपीटीटी प्रोलॉन्ग रहती है। अब इंट्रिंसिक पाथवे जो है एपीटीटी प्रोलॉन्ग है, तो हमें अंदाजा नहीं होगा कि इसमें कौन सा फैक्टर प्रोलॉन्ग या इसमें कौन सा फैक्टर डिफिशिएंट है। यानी अगर एपीटीटी प्रोलॉन्ग है तो हमें स्पेसिफाइड करके नहीं बताती कि ये फैक्टर डिफिशिएंट होगा। हो सकता है कि ये फैक्टर 12 डिफिशिएंसी की वजह से हो, या फैक्टर 9 की डिफिशिएंसी की वजह से हो, या 11 फैक्टर की डिफिशिएंसी की वजह से हो, फैक्टर 9 की वजह से भी हो सकती है, फैक्टर 10 की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, इसको फिर डायग्नोज करने के लिए फिर हम फैक्टर ऐसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो एपीटीटी प्रोलॉन्ग होगी इन इंडिविजुअल्स में। द स्पेसिफिक एसे फॉर फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 विल कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ हीमोफीलिया। और फैक्टर एसे या स्पेसिफिक एसे, या इसको हम कहते हैं फैक्टर एसे। फैक्टर एसे के जितने भी कोगुलेशन फैक्टर्स होते हैं उनके लिए अलग-अलग किट्स आती है। फैक्टर 12 के लिए अलहदा किट, फैक्टर 11 के लिए अलहदा किट, फैक्टर 8 के लिए अलहदा किट, फैक्टर 10 के लिए अलहदा टेस्ट। तो वो किट हम फिर परफॉर्म करके और उन फैक्टर्स उन किट्स की बदौलत जब हम वो सारे फैक्टर 13 कोगुलेशन जो फैक्टर्स है वो परफॉर्म करेंगे, तो उसमें से एक डिफिशिएंट आएगा जिसको हम कहते हैं फैक्टर 8 या फैक्टर 9 या फैक्टर 11। तो फैक्टर इसे हमें बताती है और ये स्पेसिफिक टेस्ट है इसकी डायग्नोसिस के लिए कि हम फैक्टर ऐसे परफॉर्म करें, उसमें हमें यह अंदाजा होगा कि कौन सा फैक्टर डिफिशिएंट है। पीडी और एपीटीटी पे हम एक सेपरेट क्लास लेंगे इंशाल्लाह कि हाउ प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज परफॉर्म एंड व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टाइम। और अगर प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग है तो कौन कौन से फैक्टर डिफिशिएंट हो सकते हैं। इसी तरह एक्टिवेटेड पार्शियल थर्मोप्लास्टिन टाइम, इसकी भी हम परफॉर्म करेंगे और इंटरप्रिटेशन भी करेंगे कि अगर ये एक्टिव प्रोलॉन्ग है तो इसमें कौन सा फैक्टर डिफिशिएंट हो सकता है। थैंक यू सो मच।